डेरिडियन, अच्छा, डेल्यूजियन, डेल्यूज में पहुंच गए तुम। हाँ, वहाँ के डिपार्टमेंट को सेंटर फॉर सोशल सिस्टम बोलते हैं, सेंटर्स ऑफ सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम। योगेंद्र सिंह ने स्टेब्लिश किया था, पार्सोनियन है वो, पार्सन का फॉलोअर है। हाँ, मीरा वाला कौन है? वो नहीं, वो नहीं। किसके? वो अभी तुम्हें पता चलेगा, अभी तो पढ़ाया कहाँ है मैंने कार्ल मार्क्स, अभी पता चलेगा तुम्हें। ओके, तो इससे पहले मैं ये वीडियो दिखाऊं, 1 मिनट की एक चीज़ बता देता हूँ मैं तुमको। कम्युनिज्म और सोशलिज्म क्या चीज़ है। कार्ल मार्क्स के लिए कैपिटलिज्म क्योंकि एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है, तो सोल्यूशन उसके लिए क्या था? रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन से हम कहाँ पहुंचेंगे? कम्युनिज्म में पहुंचना है, बट क्योंकि डायरेक्ट इतनी लंबी जंप मार नहीं सकते हैं, तो बीच में हमको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसपे पैर खड़ा करके फिर हम पहुंचे वहां पे। ठीक है, कैपिटलिज्म हमने कर लिया, चल रहा है। अब सोशलिज्म था। सोशलिज्म सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेज है जिससे कम्युनिज्म पे आना है। सोशलिज्म में 3 खासियत होती है। पहली बात तो ये, स्टेट एग्जिस्ट करता है सोशलिज्म में, कार्ल मार्क्स के लिए भी स्टेट एग्जिस्ट करता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस स्टेट को चलाएगा कौन? इस स्टेट को वो लोग चलाएंगे जो ऑप्रेस्ड थे कैपिटलिज्म में। कौन थे ऑप्रेस्ड? वर्कर्स। वर्कर्स चलाएंगे इस स्टेट को। ठीक है, क्यों? उससे क्या होएगा? अगर वर्कर्स चला रहे हैं स्टेट को, इसका मतलब वर्कर ही प्लानिंग कर रहे हैं। जो इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग का मकसद क्या होता है? अल्टीमेटली जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का एक प्लान बनाया जाता है। तो वर्कर्स भी जब स्टेट चलाएंगे तो वो एक प्लान बनाएंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होएगा गुड्स का, कमोडिटीज का। दे विल डिजाइन अ प्लान फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। ठीक है, सेंट्रलाइज प्लानिंग हर जगह होती है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रलाइज का मतलब है कि वर्कर्स, वर्कर्स के हाथ में अब सेंट्रलाइज्ड है। पहले सेंट्रलाइज किसके हाथ में थी? दूसरों के हाथ में, जो अपर क्लास है। और क्या होएगा? कोऑपरेटिव्स नाम के इंस्टीट्यूशंस होंगे, कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स पता क्या होता है? हाँ, एग्जाम्पल क्या है इंडिया में? अमूल। कोऑपरेटिव क्या करते हैं? जो भी इनका प्रॉफिट आता है कोऑपरेटिव्स का, वो अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इक्वली। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट किसका है? कम्युनिज्म का है। बट वो प्रैक्टिस कहाँ हो रहा है? सोशलिज्म में, जहाँ स्टेट एग्जिस्ट कर रही।
बेसिकली सोशलिज्म एक प्रैक्टिस ग्राउंड है, कम्युनिज्म यानी कि जो वर्ल्ड कप खेलने से पहले का, ठीक है, ये समझ लो। कोऑपरेटिव्स होंगे, कोऑपरेटिव्स भी कौन चलाएगा? वर्कर्स चलाएंगे। अब क्या होएगा, जब ये सब चलेगा तो इसका मतलब जो क्लास बेस्ड ऑपरेशन था वो कम होता जाएगा। किसी एक के हाथ में कंसंट्रेशन नहीं रहेगी वेल्थ की। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है थ्रू कोऑपरेटिव्स, थ्रू सेंट्रलाइज प्लानिंग, थ्रू स्टेट, ठीक है। दैट मीन्स वेल्थ इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड through cooperatives, through planning and through state. प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, और ये अल्टीमेटली कल्मिनेट करेगा पूरा प्रोसेस कम्युनिज्म में। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ये जो स्टेट था जिसने ये चीजें फैसिलिटेट करवाई, प्लानिंग, कोऑपरेटिव और वर्कर्स का ये स्टेट, सॉरी, प्लानिंग, कोऑपरेटिव और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को स्टेट ने फैसिलिटेट करवाया। पर कम्युनिज्म पे जाने से पहले ये स्टेट जिसने ये सब फैसिलिटेट करवाया है, उस स्टेट को अब हटा देना है, गायब कर देना है, क्योंकि स्टेट ने अपना काम कर दिया, ठीक है। अब स्टेट चले जाएगी। बेसिकली जैसे पेरेंट्स होते हैं हमारे, उनका काम क्या होता है? हमको मैच्योर अडल्ट बनाना। फिर एक दिन एक्सपायर हो जाते हैं वो, ठीक है, फिर आगे हमको अपनी लाइफ चलानी है। उसी तरह स्टेट पेरेंट था वर्कर्स के लिए, ठीक है, और वर्कर्स चला रहे थे, उनके साथ बैठते थे, स्टेट में सब कुछ होता था, डिस्ट्रीब्यूशन होता था। और अब स्टेट का काम खत्म, पेरेंट ने बोला बेटा अब तुम्हारे ऊपर है सब कुछ, हमने सब करवा दिया तुम्हारा, ठीक है। अब स्टेट चले जाएगा, अब कम्युनिज्म में स्टेटलेस सोसाइटी होएगी। क्योंकि ये मानना था कार्ल मार्क्स का कि जब तक स्टेट है तब तक क्लास के इंटरेस्ट सिक्योर्ड रहेंगे। कौन सी क्लास? बुर्जुआजी क्लास, ठीक है। इसको मैं वैसे बता देता हूँ अलग से। यहाँ पे मैं एक टॉपिक लिख देता हूँ जो मैं थोड़ा सा बता भी दूंगा, मार्क्स ऑन स्टेट। छोटी छोटी चीज़ें जो कवर करनी है मैंने। स्टेट पे क्या बोलता है वो, मार्क्स ऑन रिलीजन, ये सब बहुत 2-2 मिनट के टॉपिक हैं। स्टेटलेस सोसाइटी होएगी, अल्टीमेटली क्लासलेस सोसाइटी होएगी। और उसके बाद इंसान कुछ भी कर सकता है। सुबह हंटिंग पे अगर जा रहा है तो शाम को बिजनेसमैन भी हो सकता है वो, ठीक है। और रात को खाने के बाद कुछ और बिजनेस चला रहा होगा, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। उसको कोई बाउंडेशन नहीं है उसके ऊपर कि सुबह 8 बजे मुझे ऑफिस जाना है, नहीं पहुंचूंगा तो निकाल दिया जाएगा। वो फ्री है, फुली फ्री, कुछ भी कर सकता है। ये वो सोसाइटी है जैसी सोसाइटी प्रिमिटिव एरा में होती थी, ये उसी का मॉडर्न वर्जन है। फ्री मैन यानी कि ह्यूमन पोटेंशियल रिस्टोर्ड। क्योंकि वो गायब हो गया था पोटेंशियल रास्ते में, ठीक है। अब देख लो वीडियो क्या कहती है। आ गया। ये तो दिक्कत है, इसको इसी को बोलते हैं अनार्की।
मार्क्सिज्म काफ़ी हद तक एनार्की को फैसिलिटेट करता है, काफ़ी हद तक उसके आइडियाज़ ही ऐसे हैं। कम्युनिज्म पे मार्क्स ने कभी लिखा ही नहीं ज़्यादा, उसने बस सोल्यूशन दे दिया, बट उस सोल्यूशन के कुछ पॉइंट फीचर्स कुछ नहीं बताए। हार्डली 2 पैराग्राफ लिखे उसने, कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म पे। यही सब तो क्रिटिसिज्म में आता है ना। अब ये सब मैं अभी कैसे बताऊं, क्रिटिसिज्म का पार्ट है ये। This might come as a surprise, but in the history of the modern world, there has never been a communist country. While a number of countries have described themselves as communist, for example, China and North Korea, by definition, there has never been a true communist country. So, what exactly is communism and how does it relate to socialism? Well, it may be easier to explain what the two have in common. Both ideologies originate from a desire to limit worker exploitation and lower or eliminate the influence of economic classes in society. There are dozens of variations on both communism and socialism based on the different ways these ideologies are implemented in different countries. There's Stalinism, Leninism, Trotskyism, Maoism, and others which are essentially all versions of Marxism, coupled with various styles of revolution. Karl Marx was an economist and philosopher who co-wrote the Communist Manifesto, among other foundational books on communism. In short, his theory centered around the idea that as Europe transitioned from centralized monarchies to quasi-democratic capitalist economies, workers were being exploited by those who owned the means of production. So if you work in a factory or on a farm, as many at the time did, whoever owns the factory or farm is getting more out of the worker than they're putting in. This creates an inherent inequality, giving the owners, who Marx called the bourgeoisie, power over the workers, called the proletariat. In Marxism, to fix this inequality, society must shift towards a model where the proletariat hold this power instead, by collectively controlling the means of production. That's where socialism and communism come into play. According to Marx, socialism is a precursor to communism and the next logical step after capitalism. In socialism, a democratic state controls the means of production, rather than having private companies hold ownership. Instead of competing with each other as in a capitalist society, socialism has workers contribute as much as they can to the greater good, and then they all share equally in that good. Variations of this idea are already popular within capitalist societies in the form of universal healthcare or social services like fire departments and schools funded by taxes. While the use of these services is unequal, everyone is equally responsible for contributing to them based on their ability or level of income. So that's socialism. But once the state controls all the means of production, the next step is total collective ownership, not just of production, but all aspects of society and economy, including private property. The intention of abolishing private property is a classless, moneyless, and stateless society, where everyone works towards the same collective goal of being healthy, happy, and free. Everybody does what they can to contribute and takes only what they need in return. As I said before, there are no true communist countries, and there never have been. Every so-called communist country is actually a socialist country, with the state controlling employment and economy to some degree. Even the widely referred to Communist Russia was actually called the Union of Soviet Socialist Republics. In short, socialism and communism are not altogether different. Rather, most schools of economics consider socialism to be a precursor to communism once the state has enough control over society and economy. But this total control is a major reason that socialist countries struggle to reach this ideal. Corruption is rampant in countries like the former USSR, Venezuela, Vietnam, and North Korea, largely due to people in power abusing that power instead of using it to help the society they control, and refusing to give up that power to the people. Nonetheless, socialist ideals have seen incredible success when paired with capitalism in countries like Sweden and Canada. The human hurdle of overcoming power and greed in government is the biggest reason we've never seen a true communist country. So, which countries have been labeled communist, and how do they actually live up to their reputations? Find out in this video to the right. Thanks for watching Now This World. Don't forget to like and subscribe for more videos like this every week. कुछ आया समझ? आया? उसने मेनली यही आइडिया दिया है कि अल्टीमेटली सारी कम्युनिस्ट कंट्रीज जो अपने आप को बोलती हैं कम्युनिस्ट, वो है सोशलिस्ट ही, क्योंकि स्टेट है अभी भी,
और कम्युनिज्म होता है स्टेटलेस सोसाइटी। और लास्ट में उसने ये भी बोला है कि अल्टीमेटली ये इनहेरेंट नेचर ऑफ मैन है जिसकी वजह से करप्शन हो रहा है। मनीलेस भी बोला था। ऑब्वियसली जो कम्युनिज्म में था पहले वही सब वहीं आएगा। उधर भी मनी नहीं था, उधर भी मनी नहीं होगा। ये तो तुम अब बोल रहे हो, मैं यही तो कह रहा हूँ। मेरा कार्ल मार्क्स समझाने का मतलब ही है, बिना मनी के तब भी तो थी। तो तुम्हें तब थोड़ा ना पता था कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो मनी से काम चलता है। समझो, समझो इस चीज को। ये जो तुम बोल रहे हो ये तुम्हारा हैबिटस बोल रहा है, ये तुम नहीं बोल रहे हो। कोई नहीं, जब सोशियोलॉजी खत्म हो जाएगा तो एकदम निकल जाओगे इससे। एनलाइटन बीइंग उसी को बोलता है सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है। ओके। अब अब ये 2 मिनट की स्टोरी है। डायग्राम ऐसी है मेरे। ये मैंने क्या दिखाया है कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म में सब साथ थे। जो नेचर था, ह्यूमन नेचर, वो ऐसा था कि सोशियबिलिटी
काफ़ी स्ट्रांग थी, साथ रहने की, कोऑपरेटिव नेचर था, और कलेक्टिवली सब प्रोड्यूस कर रहे थे अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। यहाँ पे कौन आ गया एकदम से नया प्लेयर, कोई अलग इंसान आ गया जिसके लिए बनाया जा रहा है अब, ठीक है। और इनके बीच में सोशियबिलिटी कम होगी, यानी बॉन्ड थोड़े वीक हो गए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये कैपिटलिज्म है, इसमें बॉन्ड और भी तोड़ दिए। अब इनफैक्ट अब कार्ल मार्क्स बोलता है बॉन्ड अब रहा ही नहीं है। इसी को क्या बोलता है वो, बताओ थोड़ा तुक्का मार के, क्या बोलता होगा? एलियनेशन। हाँ, एलियनेट किससे एलियनेट? एक तो एक दूसरे से, प्लस अपने प्रोड्यूस से, जो हम खुद बनाते थे उससे भी, ठीक है। और अब किसके लिए बना रहे हैं हम? ये मार्केट है, अब मार्केट फोर्सेस इनसे भी ऊपर हो चुकी है। ठीक है, तो अब जो टॉपिक शुरू होएगा उसका नाम होएगा एलियनेशन। पर मुद्दा ये है, जो मैंने इसलिए बताया था कि नेचुरल इंटरकनेक्टेडनेस, नेचुरल इंटरकनेक्टेडनेस throughout history between men and what they produce has been subverted by external forces and players. ये मेन मुद्दा है। इसी को हटाना है रेवोल्यूशन से। और ये कब हटेगा? जब हमको पहले पता चलेगा कि ऐसा हुआ है हमारे साथ। पहली बात तो ये, अगर हम ये सोचते रहें कि ये तो नेचुरल है, मतलब जैसे अभी तुम सब लोग फॉल्स कॉन्शियसनेस में हो कार्ल मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। जिस दिन तुम्हें रियलाइज होएगा कि नहीं, ये तुम्हें एक्सप्लॉइट करके ये तुम्हारी हालत हुई है, ऐसा नहीं है कि तुम नेचुरल ऐसे हो, तो उस दिन ट्रू कॉन्शियसनेस आएगा, ट्रू कॉन्शियसनेस, और तब जाके रेवोल्यूशन आएगा। और मेनली देखो क्या है ना, जब कार्ल मार्क्स कॉन्शियसनेस की बात करता है, इसका मतलब ही इज कमिंग क्लोजर टू हेगल। हेगल था जो कॉन्शियसनेस की बात करता था, आइडियाज, कि हम सब जो हैं वी आर प्रोडक्ट ऑफ आइडियाज। सोसाइटी का एवोल्यूशन भी इज अ प्रोडक्ट ऑफ आइडियाज। सोसाइटी का एवोल्यूशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ डायलेक्टिक्स ऑफ आइडियाज, आइडियाज आइडियाज आइडियाज, और आइडियाज हैं तभी हम हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स बोलता था अरे हम हैं तभी ये आइडियाज हैं, ठीक है। और इसी चीज को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं लोग? कुछ भी नहीं। वो बोलता है हेगल, कॉन्शियसनेस आइडियाज डिटरमिन्स बीइंग, यानी आइडिया इज फाउंडेशन, और बीइंग यानी एवरीथिंग मटेरियल इज सुपर स्ट्रक्चर। कार्ल मार्क्स बोलेगा नहीं, बीइंग यानी कि मटेरियल इज बेस, एंड एवरीथिंग आइडियल या आइडिया या नॉन मटेरियल इज सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है।
जब वो कॉन्शियसनेस वर्ड यूज कर रहा है तब ही इज कमिंग क्लोज टू हेगल, अदरवाइज दोनों के आइडियाज अभी भी अलग ही हैं। यहाँ पे बीइंग है हु नीड्स टू रियलाइज दिस आइडिया, ठीक है। अल्टीमेटली बीइंग पे, ह्यूमन बीइंग पे डिपेंड करता है कि एक आइडिया से वो दूर है, वो आइडिया से वो दूर इतना हो चुका है कि उसको रियलाइज नहीं हो रहा कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो अल्टीमेटली इट इज अ बीइंग हु नीड्स टू डिटरमिन दिस कॉन्शियसनेस। एंड प्लेयर्स। ओके, तो कार्ल मार्क्स ये बोलता है, थ्रू आउट हिस्ट्री नेचुरल इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन मेन and between men and what they produce has been broken down by external forces, and this process of breaking down of the natural interconnectedness has been most acute in capitalism. सबसे शार्प कैपिटलिज्म में था ये, एकदम टूट ही गया सारा बॉन्ड। अब जाके वो एलियनेशन की बात करता है, लेकिन मैं तुमको बता दूं पहले तो कार्ल मार्क्स की सबसे पहली थीसिस थी एलियनेशन। सबसे पहली थीसिस, सबसे पहली किताब जो उसने लिखी थी वो एलियनेशन पे थी। कैपिटल बाद में लिखा है, समझ रहे हो? उसकी बातों में ऑर्डर नहीं है, पर अगर तुम उसकी किताबों को इकट्ठा करो तो ऑर्डर बन जाएगा कि वो कहना क्या चाह रहा था। उसने पहले समझाया कि हुआ क्या है हमारे साथ, उसके बाद उसने बताया हुआ कैसे, फिर बताया कि कैसे अब ये नहीं होएगा, ठीक है। पहले उसने बताया एलियनेशन हुआ हमारे साथ, ये उसने बताया। एक बुक है इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, ईपीएम बोलते हैं उसको, उसमें बताया। तो यंग मार्क्स टॉक्स अबाउट एलियनेशन एंड ओल्ड मार्क्स टॉक्स अबाउट रेवोल्यूशन, ये मेन आइडिया। और ओल्ड मार्क्स जब रेवोल्यूशन की बात करता है उसके पीछे इन्फ्लुएंस किसका है? उन कंडीशंस का जहाँ पे बैठ के वो ये सब बोल रहे हैं। और यंग मार्क्स कौन था? जो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में पढ़ रहा था और बता रहा था क्या हुआ हमारे साथ, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें नोट्स में कुछ पर्सनल बैकग्राउंड उसका नहीं दिया क्योंकि कोई मतलब नहीं, पेज फालतू। लेकिन मैं तुमको एक पेज दे दूंगा तब भी टाइमलाइन के लिए, थोड़ा एक ध्यान रहेगा ऑर्डर। अब एक काम करते हैं, पेज नंबर इसको जब तुम पढ़ोगे तो हो सकता है कुछ एक दो चीज़ों में थोड़ा फ्लॉ दिखे, मतलब वर्ड्स में इधर उधर, मुझे बता देना एक बार क्योंकि ध्यान नहीं रहता कई बार। ग्रामरली कहाँ इतना यार, टाइम नहीं मिलता है ग्रामरली, मतलब है वो लेकिन वर्ड पे ही चलता रहता है मेरा। ग्रामरली मैंने इंस्टॉल उसमें किया नहीं एक्चुअली। पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 है। 15 पेज नंबर में 6th पॉइंट जो है डिविजन ऑफ लेबर है। मैंने तुमको ये सब पढ़ा दिया। बाकी पहला पॉइंट क्या था? 14 पेज पे लिखा हुआ है, प्रोडक्शन प्रोसेस एक्सटर्नल टू द एक्टर।
ये समझ गए उस लाइन को मतलब? दूसरा प्रोसेस फीचर एक्सचेंज वैल्यू इंस्टेड ऑफ यूज वैल्यू। थर्ड फीचर फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटी, उसी का जो मॉडिफाइड वर्जन है रीफिकेशन। फोर्थ फीचर सर्कुलेशन ऑफ कमोडिटी, बता दिया ये। फिफ्थ फीचर प्राइवेट प्रॉपर्टी। अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूँ, प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं होता कि मेरी कार, मेरे कपड़े प्राइवेट, वो पर्सनल प्रॉपर्टी होता है। प्राइवेट और पर्सनल में फ़र्क होता है, समझ रहे हो कि नहीं? जब कार्ल मार्क्स प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, उस स्पेसिफिकली रेफर किसको कर रहा है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप को। ये जो इसको प्राइवेटली ओन कर रखा है कैपिटलिस्ट ने, ये हटे, स्टेट आए इसको कंट्रोल करने। वो कपड़े तुम्हारे इन सब कोई बात नहीं कर रहा है वो, ठीक है। सिक्स पढ़ना है डिवीजन ऑफ लेबर। एक रीड मारो, अब ये समझ आ जाएगा तुम्हें। हाँ, हम्म हम्म आइडेंटिटीज बना दिए ना कि भाई तुम मैनेजर हो, तुम सुपरवाइजर हो। इससे क्या हो रहा है, एक हेट्रोजीनिटी क्रिएट हो रही है, ताकि ये लोग आपस में ही खेलते रहें और मेरे पे ध्यान ना जाए जो इनको एक्सप्लॉइट कर रहा है मेनली। ट्रिक्स है ये, ट्रिक्स। डिवाइड एंड रूल है ये। हो गया? हर सोसाइटी का कार्ल मार्क्स के हिसाब से अंत होता है जब उस सोसाइटी में क्या होता है, इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस। क्योंकि सोसाइटी का फाउंडेशन ही पिछली सोसाइटी के अंदर इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस है। इसका मतलब कैपिटलिज्म के अंदर भी कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, और यही आजकल डिस्कशन चलता है वर्ल्ड स्केल पे कि क्या क्या कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। वही कॉन्ट्राडिक्शन है जो पहले की सोसाइटीज में थी। मेनली दो हैं। आजकल हो क्या रहा है, ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट चल रहा है। ओवर टाइम, ठीक है। ओवर टाइम जब होता है तो ओवर टाइम के हिसाब से बोनस नहीं आता है, सैलरी नहीं आती है। इनफैक्ट इंसान कार्ल मार्क्स के हिसाब से ऑलरेडी ओवर टाइम कर ही रहा है, क्योंकि उसका काम वैसे भी थोड़ी देर का ही है, उसके बाद उसको बिठाया फालतू, तो उसके ऊपर अगर प्लस दोबारा एक और ओवर टाइम हो रहा है तो ये इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन है। क्योंकि उसको ऑलरेडी अपने जो कर रहा था उसका मिल नहीं रहा, अब उसको एक और लेयर दे दी ओवर टाइम की, उसका भी उसको नहीं मिलेगा, तो इससे क्या होएगा, एक्सप्लॉयटेशन और बढ़ रहा है और उसको रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है वेजेस में। तो ये पहली कॉन्ट्राडिक्शन है। दूसरी कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इस सोसाइटी में, क्योंकि मास प्रोडक्शन लेवल वाली सोसाइटी है। प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है और प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ वर्कर्स की सैलरी कम होते जा रही है। तुम देखोगे आजकल इन्फ्लेशन है लेकिन सैलरी उतनी ही कम है, ठीक है। और ये इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट डिमोनेटाइजेशन में दिखा था, तब रिवील हुआ था कि लोगों के पास पैसा है कितना। तब लोगों ने कहा था है ही नहीं। उसकी अलग कहानी मैं बताऊंगा, मार्क्सिज्म कैसे अप्लाई होता है डिमोनेटाइजेशन पे। तो ये दो तीन इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शन है। तीसरी और जो हमेशा रही है, क्लास बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन। फर्क इतना है कि ये इंटेंसिफाइड हो चुका है। ये सिंपल पॉइंट्स हैं। इन बेसिस पे रेवोल्यूशन आएगा, ये उसका कॉन्सेप्ट था। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो लास्ट है, एलियनेशन।
alienation mentioned in economic and philosophical manuscripts. अगर मुझे डिफाइन करना हो एलियनेशन को, डिफाइन करने में भी आपके पास फुल फ्रीडम है, फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि कार्ल मार्क्स डिफाइन नहीं करता है कभी। वो एग्जाम नहीं दे रहा है जिसमें उसको पहला पॉइंट डेफिनेशन देनी है, वो लिखते जा रहा है, ठीक है। अगर हमको उसकी राइटिंग को इन्फर करके अब डिफाइन करना पड़े तो हम ये बोलेंगे कि इट इज अ प्रोसेस, पहली लाइन तो यही, थ्रू विच ह्यूमन पोटेंशियल and natural interconnectedness between workers and their produce is subverted। ठीक है, हो सकता है ये दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगे, है जबकि सिंपल लाइन एकदम, तो और सिंपल कर देते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच एक्टर is alienated from his production, या फिर producer is alienated from his produce। ठीक है, किसी भी तरीके से कर दो। ये सब बोल के कार्ल मार्क्स बताता है एलियनेशन के 4 टाइप्स होते हैं। एलियनेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल या फ्रॉम, एलियनेशन फ्रॉम ह्यूमन पोटेंशियल। ये जो मैं बता रहा हूँ यही वर्ड्स असली वाले हैं, ठीक है। और बाकी किताबों में मत पढ़ना, क्योंकि बाकी वर्ड्स में लिखा होता है एलियनेशन फ्रॉम सेल्फ, ठीक है। सेल्फ नहीं है वो, ह्यूमन पोटेंशियल है। दूसरा, सेल्फ तो है ही, लेकिन मेन ह्यूमन पोटेंशियल की रेफरेंस देता है वो। एलियनेशन फ्रॉम फेलो वर्कर्स, तीसरा एलियनेशन फ्रॉम प्रोड्यूस, ऑब्जेक्ट जो वो बनाता है, ठीक है। और फोर्थ एलियनेशन फ्रॉम वर्क एनवायरनमेंट। चार टाइप के एलियनेशन। वर्क एनवायरनमेंट क्यों बोला है मैंने? हाँ, ठीक है, क्रिएटिविटी नहीं है, क्योंकि हर रोज वही काम करना है, सुबह 8 से शाम तक, कोई क्रिएटिविटी नहीं, पोटेंशियल खत्म। सोल्यूशन क्या है एलियनेशन का? इनोवेशन नहीं, रेवोल्यूशन। वही, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, ठीक है। रेवोल्यूशन है जिसको बाद में बोलता है कम्युनिज्म आएगा, सब ठीक हो जाएगा। और कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है? नेचुरल इंटरकनेक्टेडनेस वापस रिस्टोर हो जाएगी,
पोटेंशियल वापस आ जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, खत्म कार्ल मार्क्स। अब हम करेंगे क्रिटिसिज्म, लेकिन क्रिटिसिज्म से पहले पहले हम थोड़ा मार्क्सिज्म को अप्लाई करना सीखें। और दो तीन चीज़ें रह गई हैं छोटी छोटी, वो मैं बता देता हूँ मार्क्स की। तुम लोग का आज क्या है, थर्सडे, शाम को क्लास है 4 घंटे की। सुबह टेस्ट है मंडे को 3 घंटे का, 3 मंडे को 7 घंटे सोशोलॉजी। आज क्या है, 9th है ना, आज नहीं 8th है। मंडे को क्या है, 10th। और फिर उसके बाद थर्सडे को क्या डेट है, 14th है ना। इसमें तुम्हारा यूनिट 1, यूनिट 2, 13। हाँ 13 नहीं होगा यार, थर्सडे सॉरी, नेक्स्ट थर्सडे जो है 20 ना। यूनिट 1, 2 मार्क्स, वेबर और डरखाइम। अब सब कुछ जल्दी होएगा, बहुत कुछ भी नहीं अब, ठीक है। जितनी जल्दी ये हुआ है ना एलिनेशन, उतनी जल्दी होते हैं बाकी। एलिनेशन तो मैं ऐसे ही शुरू से ही पढ़ा रहा हूँ, वो तो सब नाम दिया मैंने, ये एलिनेशन था। चलो मार्क्स ऑन स्टेट, 2-3 टॉपिक पकड़ते हैं। स्टेट, रिलीजन, इनको मैं अभी ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि स्टेट के ऊपर मार्क्स का डिस्कशन फिर आएगा पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में, रिलीजन के ऊपर मार्क्स का डिस्कशन फिर आएगा रिलीजन एंड सोसाइटी में। तो अभी मैं थोड़ा इंट्रो दे दूंगा 1-1 मिनट का, और थोड़ा बात करते हैं किसकी, क्या रह गया और मार्क्स का, और क्या रह गया, स्टेट, रिलीजन, हाँ एजुकेशन, ये भी आएगा एजुकेशन एंड सोसाइटी में। हाँ हाँ वो फैमिली एंड किनशिप में आएगा, फैमिली के ऊपर भी बोलता है वो, फैमिली किनशिप में आता है। बता देता हूँ ये भी थोड़ा थोड़ा, इनके ऊपर कार्ल मार्क्स क्या बोलता है। सब पे एक ही चीज़ बोल रहा है वो। फैमिली क्या कर रही है पता है कार्ल मार्क्स के लिए, क्या कर रही है फैमिली, जस्टिफाई तो कर रही है, थोड़ा और सोचो, ये सही होगा गलत नहीं होगा ये पॉइंट, पर थोड़ा, यस, फैमिली वर्कर्स प्रोवाइड कर रही है कैपिटलिज्म को, समझ रहे हो, ठीक है। फैमिली वर्कर्स, इसका मतलब क्या है, फैमिली को ही तोड़ दो, क्योंकि कैपिटलिज्म हटाना है ना। अगर कैपिटलिज्म हटाना है तो पहले उनको हटाओ जो कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हैं, तो फैमिली ही नहीं रहेगी। मतलब क्या, कम्युनिज्म में फैमिली थी, कम्युनिज्म में फैमिली थी, तो उधर भी नहीं होगी, वो फैमिली लेस सोसाइटी है। फ्री लव, फ्री लव पता है क्या होता है, फ्री लव, वो चलेगा, ये ऑलरेडी चल रहा है अब, ठीक है। लिव इन प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है, सोशलिज्म मैंने इसलिए बताया था एक प्लेग्राउंड है कम्युनिज्म आने के लिए, तो वो अभी शुरू हो चुका है, ठीक है। ये हो गया फैमिली खत्म। एजुकेशन पे क्या बोलेगा वो, एजुकेशन क्या कर रहा है, सही कह रहे हो,
क्लास क्रिएट कर रहा है, कौन सी? बुर्जुआ क्लास। आप जाते हो, किनको? वर्कर्स को क्या मौका मिल रहा है? एजुकेशन लेके ऊपर जाने का। और ऊपर कहाँ जाना है? ऊपर। उनको पहले तो नीचे उन्होंने डाला है, वो तो ऊपर ही थे शुरू से। ठीक है। एजुकेशन इज परपेचुएटिंग द आइडियोलॉजी ऑफ रूलिंग क्लास। ठीक है। थ्रू विच सब्जेक्ट्स like you become objects for capitalism। हो गया। ठीक है। ऑब्जेक्ट किस सेंस में? तुमको ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है, पोटेंशियल जीरो है तुम्हारा, तुम डेड लेबर में रिड्यूस हो चुके हो, लिविंग लेबर, लेकिन हाँ पॉन्स हो तुम लोग सिर्फ एक। और एजुकेशन कौन प्रमोट कर रहा है? फैमिली। और फैमिली क्या कर रही है? वर्कर्स प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। रिलीजन पे क्या बोलेगा ये? रिलीजन इज प्रमोटिंग द आइडियोलॉजी ऑफ रूलिंग क्लास। कैसे? वर्कर्स अगर परेशान घर से आए, ऑफिस से आया है, रास्ते में मंदिर देखता है, ठीक है, गाड़ी रोकता है, उतरता है, घंटी बजाता है और ऐसे हाथ जोड़ता है कि भगवान सैलरी बढ़ जाए, बस सैलरी बढ़ जाए। अरे सैलरी तुम्हारी सैलरी, कार्ल मार्क्स बोलता है सैलरी भाई तुम उस जमाने में आ गए हो जहाँ पे अब तुम सैलरी पे हो चुके डिपेंडेंट। और रिलीजन, अगर कल को सैलरी बढ़ जाती क्या करते हो? मंदिर जाते हो, पड़ा प्रसाद चढ़ाते हो। इसका मतलब रिलीजन क्या कर रहा है? उस सिस्टम को, कैपिटलिज्म सिस्टम को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है। रिलीजन इज ओपिएटिंग द मासेस। ओपिएट, नशे में, उनको होश नहीं आ रहा बिल्कुल भी कि जो रिलीजन का स्ट्रक्चर है खड़ा ही तुमने किया था पहली बात तो। और गाड़ी रोक के तुम उस चीज के लिए खड़े हो रहे हो जो तुमने बनाई थी पहले। और ऐसे देखते हो भगवान को जैसे कोई अलग चीज है। ठीक है। स्टेट पे क्या बोलेगा वो? स्टेट इज प्रमोटिंग द आइडियोलॉजी ऑफ रूलिंग क्लास एंड इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग क्लास। कैसे? पॉलिसीज ऐसी ऐसी बनेगी, बिल्कुल। ये जो चैम्बर्स मीटिंग जो होती है, फिक्की, एसोचैम, ये सब क्या होता है? मिनिस्टर्स और कॉर्पोरेट साथ बैठते हैं। क्यों बैठते हैं साथ में? दोस्ती इनकी क्यों होती है? अंबानी क्यों जानता है मोदी को? उसको क्या मिलेगा मोदी से? नेहरू, गांधी, इन सबको कॉर्पोरेट्स क्यों जानते हैं? क्यों इनसे मिलते हैं वो? हमसे तो मिलते नहीं नेहरू गांधी, उनसे क्यों मिलते हैं? इंटरेस्ट है। ठीक है, उनका भी और इनका भी। एडम स्मिथ बोलता है इनके सेल्फ इंटरेस्ट से कलेक्टिव इंटरेस्ट होएगा, पर कार्ल मार्क्स बोलता है इनके सेल्फ इंटरेस्ट से सिर्फ इन्हीं का इंटरेस्ट होएगा। उनका डिस्ट्रक्शन होएगा, इनका इंटरेस्ट होएगा। ठीक है। ट्रेड यूनियन पे क्या बोलेगा? देखो, दो चीज़ें होती हैं। नहीं नहीं नहीं, वो ये नहीं बोलेगा। ट्रेड यूनियन पहली बार उसने विजुलाइज करी नहीं थी कि आएगी। ट्रेड यूनियन अगर एग्जिस्ट करती है ना, तो वो थोड़ा सा डिफ्यूज कर रही है उस रेवोल्यूशन को जो आने वाला था। ट्रेड यूनियन डिफ्यूज कर रही है सिर्फ। क्या है? एक सेफ्टी वॉल्व है। ठीक है, कार्ल मार्क्स के लिए एक वो है कि भाई आपने वो कर दिया, क्या कहते हैं उसको, वर्ड ध्यान नहीं आ रहा मुझे, बाईपास करने का तरीका है उस रेवोल्यूशन को लाने का। इसलिए ट्रेड यूनियन बनाई किसने? कार्ल मार्क्स बोलेगा स्टेट का बनाया हुआ इंस्ट्रूमेंट है ताकि रेवोल्यूशन रुक जाए। और सही बात है, ट्रेड यूनियन बनाया किसने? स्टेट ने ही तो बनाया है। और स्टेट किसके इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा है? रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास ने फ़ोन किया स्टेट को, यार थोड़ा इनकी ना फ्रस्ट्रेशन इनकी बढ़ गई है, थोड़ा डिफ्यूज़ करने के लिए कुछ विंडो खोलो। तो उन्होंने सोचा चलो ट्रेड यूनियन नाम का खोल देते हैं ताकि फॉल्स कॉन्शियसनेस में रहे कि हाँ हाँ हाँ, हम हमारी सुनी जा रही है। समझ गए? हर जगह लगेगा वो। और बताओ, एनजीओ की बात करते हैं थोड़ा। एनजीओ
क्या कर रहा है, इस प्रमोटिंग द इंटरेस्ट, ये तो रट्टा मार लो इस लाइन का, ये फॉर्मूला है, क्योंकि इस प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ, पर आगे जस्टिफाई भी करना पड़ता है, सिर्फ इन्हें लिख दिया, इस प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग क्लास। कैसे? ग्रीन पीस का नाम सुना है? क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग उसके अगेंस्ट? भड़का रहे, पैसे देके उनको बुला रहे थे, ठीक है। पर ये जो जितनी फाउंडेशन थी ग्रीन पीस को इंक्लूड करके, ये वो फाउंडेशन थी जिनका टाई अप किन के साथ है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स वाली कंपनीज के साथ। जब वो चला था कुडमकुलम का वो इंसिडेंट, पता है? कुडमकुलम में इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, एनजीओज ने। और क्यों किया था बाद में पता चला, क्योंकि एनजीओ का एफिलिएशन दूसरे न्यूक्लियर रिएक्टर कंपनी के साथ है, ठीक है। वो चाहते थे कि उनका रिएक्टर लगे और इनका हट जाए, ये बात थी। तो एनजीओ क्या है? एनजीओ एजेंट्स हैं, किसके? कैपिटलिस्ट क्लास के। कैपिटलिस्ट क्लास उनको भेजती है, जाओ थोड़ा मासेस और वर्कर्स के साथ सिंपथाइज करो, उनको दिखाओ कि तुम उनके बारे में सोच रहे हो, और अल्टीमेटली हमारा फ़ायदा करा दो, ये लो पैसे, ठीक है। हाँ, सब वही है, सेफ्टी वॉल वही है, डिफ्यूज़ करने का तरीका है। और ये सब कौन है? चाहे अब एनजीओ हो, चाहे, और क्या बोला तुमने अभी, ट्रेड यूनियंस, ये सब कहाँ होंगे कार्ल मार्क्स के लिए? क्योंकि ये काम अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं? जस्टिफाई कर रहे हैं कैपिटलिज्म को, उनके इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए ये सब के सब सुपर स्ट्रक्चर है, और बेस तो यही रहेगा, इकोनॉमिक। खत्म। थिंक टैंक किसके लिए थिंक करना है? किसके लिए थिंक? रूलिंग क्लास के लिए, ठीक है। रूलिंग क्लास के लिए थिंक करो, उन्हीं के लिए टैंक बनो, और उनके टैंक का साइज बढ़ाओ, ये बोलेगा कार्ल मार्क्स। अब आते हैं डेली लाइफ में मार्क्सिज्म कैसे लगता है। डेली लाइफ में डीमोनेटाइजेशन की बात करते हैं थोड़ा, या कोई करंट अफेयर में जो भी तुम्हें टॉपिक लगता है तो मेरे को बताओ, मैं तुम्हें बताऊंगा अप्लाई कैसे करते हैं। पहली बात तो, नक्सलिज्म इज नॉट मार्क्सिज्म, ठीक है। नक्सलिज्म वेरिएंट है मार्क्सिज्म का, वो मार्क्सिज्म नहीं है, वो भी वेरिएंट है। मार्क्सिज्म जब हम बोलते हैं, स्पेसिफिकली मार्क्स ने इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लिए लिखा है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के लिए। और तुम्हारा ये क्या है, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिज्म आया था रशिया में, रशिया इंडस्ट्रियल सोसाइटी थोड़ी ना थी, रशिया में इंडस्ट्रियलिज्म था, कैपिटलिज्म था ही नहीं, ठीक। मोनार्की चल रही थी उस टाइम, ज़ारिस्ट रशिया था। क्या एसी ऑन कर रहे हो? अच्छा। जब मोदी ने रात को 8 बजे अनाउंस किया कि पैसा खत्म, ठीक है, तो क्या क्या हुआ था पता है? हाँ नहीं, सही बात है, ये भी रेलिवेंट बता रहा है एक पॉइंट, इसको सोशोलॉजी में यूज़ करेंगे, डरखाई में यूज़ करूँगा मैं इसके अंदर। ये जो भगदड़ मची थी, ये एनोमी है, पर वापस सब ठीक होएगा, एक सॉलिडारिटी वापस आएगी, और अब आ गई। अब डिमोनेटाइजेशन के अगेंस्ट हम नहीं बोल रहे, अब चुप हो गए हम, ठीक है। अब वो चुप है, एक दो हल्के लोग होंगे, ठीक है। कार्ल मार्क्स क्या बोलेगा देखो, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, ये किया किसने? स्टेट ने किया। और कार्ल मार्क्स बोलता है स्टेट कुछ भी करता है किसके इंटरेस्ट के लिए? अगले ही दिन अखबार में आने लग गया था, पेटीएम के लिए किया है, ठीक है।
आने लग गया था ना। हम्म। पेटीएम पेटीएम ही आ रहा था। पेटीएम वाला करोड़पति बन गया, पता है। आज की डेट में अगर हम कैशलेस ट्रांसफर या ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो उसमें सबसे बड़ा रोल पेटीएम का है, और पेटीएम के पीछे सबसे बड़ा रोल स्टेट का है। वो डिमोनेटाइजेशन नहीं करते, ये अमीर नहीं होते और हम गरीब नहीं होते। ठीक है। कैशलेस ट्रांजैक्शन मिथ है। ठीक है। कैशलेस ट्रांजैक्शन मिथ है, कैश तो अभी भी है। कार्ल मार्क्स बोलता है कि ब्लैक मनी वाइट हो गया पर वाइट लाइफ ब्लैक हो गई। मतलब ऐसा बोलेगा नहीं, अप्लाई करने के तरीके हैं ये सब। उस टाइम के लिए ब्लैक हो गया था, ब्लैकआउट आ गया था एक हफ्ते के लिए। डरखाइम बोलता है जब इकोनॉमिक बूम या स्लंप होता है, सुसाइड रेट बढ़ते हैं। डिमोनेटाइजेशन क्या बोलोगे? स्लंप हो गई थी ना, मरे थे कि नहीं लोग, सुसाइड हुआ था कि नहीं? ऐसे ही नहीं है सोशोलॉजी, लॉ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर उसने बताया था, वो लगता भी है। ठीक है, अभी तो तुम्हें बताऊंगा मैं धीरे धीरे अब, क्योंकि मैं अभी तुम्हारा दिमाग खोल रहा हूँ सिर्फ। तुम्हें पता चले थ्योरी है क्या, उसके बाद तो मैं तुम्हें बताऊँ एप्लीकेशन। ठीक है। और जब तुम करोगे ये क्या कहते हैं, हम्म, जो टेस्ट होएगा मंडे को, उसमें ध्यान रखना कि अपने नोट्स पढ़ने हैं तुमने। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस पे रिलाई करो जो मैं तुम्हें हैंड आउट्स देता हूँ। सारी चीज़ में मैं इसमें नहीं लिखता हूँ, कुछ कुछ चीज़ें उसमें रहती है, इसमें नहीं रहती है। ठीक है। सारी चीज़ें इसमें नहीं रहती। चलो अब लेते हैं 10 मिनट का ब्रेक। ठीक है, आज जल्दी छोड़ दूंगा मैं क्योंकि तुम्हारी अब बहुत लंबी क्लास है आज, बाद में भी। ओके। अच्छा, अगर कार्ल मार्क्स से पूछता मैं कोचिंग इंडस्ट्रीज पे कुछ बताओ, क्या बोलता? ऐसे थोड़ा ना। हाँ, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ये तो तुम ये बता रहे हो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और क्या बोलोगे इसके अलावा? मतलब रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी सिखाई जा रही है, डिसिप्लिन्ड बनाया जा रहा है। हाँ, नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे। कोचिंग इंडस्ट्री से पता क्या बोलता है वो, आता हूँ इस पॉइंट पे। आवाज़, अच्छा। कोचिंग इंडस्ट्रीज पे वो ये बोलता कि कोचिंग इंडस्ट्रीज आर प्रोड्यूसिंग फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स हु आर गोइंग टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास। तुम जब आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, फ़ोन आएंगे तुम्हें कंपनी वालों के, सर वो टेंडर थोड़ा पास करवा दो, ये लो पेटी, और तुम करोगे। ऐसे थोड़ा ना करप्ट बनते हैं ऑफिसर्स। ब्यूरोक्रेट्स कौन है? सुपर स्ट्रक्चर में है ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, अब मैंने डाला नहीं इसका मतलब है नहीं, बहुत कुछ है सुपर स्ट्रक्चर में। इकोनॉमी के अलावा जो भी है सब कुछ सुपर स्ट्रक्चर है, कल्चर छोड़ देना बस मार्क्स के लिए। ठीक। हाँ, और ये ब्यूरोक्रेट्स बनाए किसने? स्टेट के बनाई हुई चीज़ें हैं। समझ रहे हो? अगर मैं कार्ल मार्क्स से पूछता नीचे ट्रैफिक वाला खड़ा है उसके ऊपर कुछ बोलोगे तुम? बोलेगा हाँ मैं कहूँगा उसके ऊपर भी। अब तुम सोचो उसके ऊपर बताओ, चलो नीचे जो ट्रैफिक पुलिस वाला है उसके ऊपर क्या कहेगा वो? रिलेट करके दिखाओ मुझको तुम चीज़ों को।
नहीं, पैसे पैसे तो है बट कुछ दमदार, मतलब पैसा तो है ही। ये पुलिस, आर्मी, ट्रैफिक, ये सब खड़ा किसने किया? स्टेट ने। कार्ल मार्क्स बोलेगा ये स्टेट, आर्मी, पुलिस आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ स्टेट apparatus institutionalized in the society to secure the interest of capitalist class। कैसे? एक बात बताओ, पुलिस वाले, जब तुम जाते हो पुलिस वालों के पास, तुम कभी किसी कॉर्पोरेट के अगेंस्ट केस करो ना, एफआईआर नहीं करेंगे वो, ठीक है? और कर भी दिया तो अगले दिन कैंसिल हो जाती है एफआईआर। हम्म। ऊपर से अगर रिक्शे वाला और मर्सिडीज वाले का एक्सीडेंट हुआ है, पुलिस वाला किसको जेल में डालेगा? ठीक है, मर्सिडीज वाले को नहीं डालेगा, कुछ नहीं करेगा उसको, क्योंकि वहाँ से पैसा आ रहा है, ठीक है? और ये लोअर क्लास को ही क्रिमिनल माना जाता है। यानी कैपिटलिज्म में एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जिसने क्राइम को एक क्लास के साथ अटैच कर दिया है, जबकि क्राइम यूनिवर्सल फिनोमेना है, एनीवन कैन बी क्रिमिनल, ठीक है? हर चीज में अप्लाई होता है कार्ल मार्क्स, हर चीज में, कुछ भी सोच लोगे। अब हम करते हैं थोड़ी सी बात क्रिटिसिज्म की कार्ल मार्क्स के। एक शायद रह गया, एक पॉइंट बताना। देखो, कार्ल मार्क्स का मुद्दा पता है क्या था? हेगल इन सबको वो क्यों अब्यूज करता था कार्ल मार्क्स? क्योंकि हेगल ने क्या किया, बस बैठ के बताया कि सोसाइटी चल रही है, आइडियाज का डायलेक्टिक्स होएगा, इवॉल्व हो जाएगी, एब्सोल्यूट आइडिया आएगा एक दिन स्टेट नाम का, जो कि सबके वेलफेयर के लिए काम करेगा। अगर हेगल के लिए स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ, तो कार्ल मार्क्स के लिए स्टेट इज मार्च ऑफ डॉग्स ऑन दिस अर्थ। कौन डॉग्स हैं? हम डॉग्स। किसके डॉग्स? कैपिटलिस्ट क्लास के, ठीक है? प्लस कार्ल मार्क्स बोलता है फिलोसोफर्स लाइक हेगल, कांट, दे हैव ओनली इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड। बस ऐसा चल रहा है वर्ल्ड, एक दिन ऐसा होएगा, बट द पॉइंट इज टू चेंज इट। ये बोलता है कार्ल मार्क्स, इस वर्ल्ड ये जो चल रहा है ना, ये स्टेटस को मेंटेन कर रहा है रूलिंग क्लास के लिए, ऐसे चलने दिए जाओगे तो उन्हीं का इंटरेस्ट मेंटेन रहेगा, इसलिए चेंज कर दो इस वर्ल्ड को, रेवोल्यूशन लाओ। इसलिए कार्ल मार्क्स का पहला लाइन मैंने वही लिखवाया कोर्ट में, philosophers have interpreted the world, the point is to change it। चेंज मतलब रेवोल्यूशन से। और फिलोसफर्स कौन है वहाँ पे, किसकी बात कर रहा है वो? हेगल, कांट, इन सब की, ठीक है? अब कार्ल मार्क्स जो है, इसलिए बोलता है कार्ल मार्क्स कि ये जो तुम्हारी थ्योरीज हैं ये किसी काम की नहीं, इन लोगों की वर्किंग कंडीशन से दूर का कोई वास्ता नहीं है तुम्हारी थ्योरीज से, इसलिए तुम्हारी थ्योरीज का कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है। इसी को वो बोलता है प्रैक्सिस, PRAXIS, ठीक है? ये जो तुम बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी, हेगल, कांट, इनका प्रैक्टिकल एक्टिविटी या वर्किंग कंडीशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग चल रही, तुम अलग चल रहे हो। इसलिए अ गुड थ्योरी इज वन विच कैन इंटीग्रेट आइडियाज विद प्रैक्टिसेस, ठीक है? जो भी थ्योरी प्रैक्टिस से दूर रहेगी वो बैड थ्योरी है। इसलिए थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस needs to be introduced। और वो प्रैक्टिस किसको बोलता है? वो रेवोल्यूशन को, प्रैक्टिकल एक्टिविटी, क्योंकि वही है, ठीक है?
अब कार्ल मार्क्स पे कुछ नहीं बचता। आई थिंक सब कुछ हो गया। आइडियोलॉजी पे क्या बोलेगा कार्ल मार्क्स? आइडियोलॉजी पे ये सब बाद में भी आएगा। आइडियोलॉजी कुछ भी नहीं है। आइडियोलॉजी इज रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी, सीधी सी बात है। वो आइडियोलॉजी इस तरीके से इन्फ्यूज कर दी है मासेस के दिमाग में कि हम सब अल्टीमेटली वर्कर्स बनने के लिए रेडी हैं, और ये हमको नेचुरलाइज लगता है कंडीशन। हम मेरिट सिस्टम पे चल रहे हैं कि भाई जो अच्छा करेगा उसको वो मिलेगा, जो अच्छा नहीं कर पाया वो रह गया। बट जो रह गया और जो कर पाया, इनके बीच में इनइक्वालिटी आ रही है ना। और कार्ल मार्क्स हमेशा इनइक्वालिटीज़ के अगेंस्ट है, क्योंकि वो बोलता है कि जो दिखने में लग रहा है तुम्हें मेरिट सिस्टम, ये मेरिटोक्रेसी अल्टीमेटली बनाई हुई कैपिटलिज्म की है। उनको अच्छे वर्कर्स चाहिए जो उनके लिए प्रोड्यूस ज़्यादा कर सकें, जो उनके लिए मेहनत ज़्यादा कर सकें फैक्ट्रीज में, ताकि उनका फ़ायदा हो खुद का। अंबानी को अच्छे वर्कर्स चाहिए, सबको थोड़ा ना एम्प्लॉय कर लेगा अपने। तुम्हारे कॉलेजेस में जब कंपनी आती है रिक्रूटमेंट के लिए, सबको ले लेती है रिक्रूटमेंट में। उन्हीं को लेती है जिनसे उनको लगता है कि फ़ायदा इनको होएगा। तुम पार्टीज करते हो कि हमारी जॉब लग गई, ठीक है, और वो उधर पार्टी कर रहे हैं कि एक और का कट गया। ठीक है, ये बोलेगा कार्ल मार्क्स। हम्म, इसके अगेंस्ट है वो कार्ल मार्क्स। हम्म, क्योंकि कार्ल मार्क्स बोलता है मोबिलिटी है ही नहीं, रिजिड स्ट्रक्चर है। बुर्जुआजी बुर्जुआजी रहेंगे, प्रोलेटेरियत प्रोलेटेरियत। और सेंसिटाइजेशन क्या करता है? मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, नीचे से ऊपर जा सकते हो। वो बोलता है लोअर क्लास हो तो बुर्जुआजी बन ही नहीं पाओगे कभी। ये दिक्कत है। हम्म। मतलब कि तुम बात कर रहे हो कि बुर्जुआजी बन गए हैं, वो ओनर्स बन चुके हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के। उनको कैसे एक्सप्लेन करेगा वो? मुझे नहीं लगता कैसे एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि उसके लिए तो एक ही, मतलब दो ही क्लासेस हैं, बुर्जुआजी प्रोलेटेरियत। और प्रोलेटेरियत कभी भी बुर्जुआजी बन नहीं सकते उसके लिए, तो वहां पे वो अप्लाई ही नहीं होएगा। बात ये है, ठीक है, वो एक्सेप्शनल केसेस होंगे फिर। हम्म। ओके, तुम इस सेंस में कह रहे हो। वो बोलेगा ये जो एक्टर्स हैं अंबानी नाम के, या फिर जो तुमने अभी नाम लिया, किसका नाम लिया? रॉकफेलर। ये जितने भी लोग हैं, इनका पोटेंशियल वैसे ही खत्म हो गया था इस सोसाइटी में आ गया कैपिटलिज्म में। अब क्या हो रहा है? स्टेट उनको थोड़ा सा वो दे रहा है, अपना पोटेंशियल एक्सरसाइज करने के लिए एक छोटी सी पावर दे रहा है। अंबानी जब आया होगा, उसने हेल्प ली होगी, एड असिस्टेंस कुछ लिया होगा बैंक से, ठीक है। बिना बैंक के वो बन नहीं सकता अमीर। लोन तो लिया होगा ना उसने। और बैंक्स कौन है? सुपर स्ट्रक्चर में खड़े हैं। और बैंक्स किसके लिए काम कर रहे हैं? कैपिटलिस्ट क्लास के लिए, क्योंकि बैंक्स बनाए भी उन्होंने। लोन लोगे आप 1 करोड़ का, उनको देना पड़ेगा वापस 2 करोड़। फायदा उन्हीं का, वो आपका नहीं। हम्म। 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 यूनिवर्सल कुछ नहीं होता। तुम ये मत सोचो कि हर कोई, हर एक लॉर्ड को या फिर हर एक मोनार्क को या हर एक मास्टर को कैपिटलिस्ट बन जाना चाहिए था। मैक्सिमम वो लोग हैं। उसकी बात चल रही है, वो एक मॉडल बता रहा है सोसाइटी का मॉडल। उस मॉडल में कुछ लोग ज़रूरी नहीं है कि फिट हो, ना ही उन लोगों को वो इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। वो इसके लिए एक मॉडल है, वो मॉडल ऑपरेट हो रहा है सोसाइटी में, उस चीज़ की बात कर रहा है वो। हम्म। हम्म। तो मर्केंटलिस्ट ही तो बुर्जुआजी है। हाँ, सारे नहीं होंगे।
बट उनका जो रूट है, एरिस्टोक्रेसी का रूट क्या है? फ्यूडलिज्म। एरिस्टोक्रेट अगर आप बन रहे हो, वो इसलिए बन रहे हो क्योंकि आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे थे सोसाइटी में, आपके एम्बिशन जो क्रिएट हुए हैं कि मेरे को ऐसा बनना है, वो एम्बिशन एक आइडियोलॉजी से आया है कि ऐसा कोई था और ऐसा होने से ये होता है। वो आइडियोलॉजी कौन परपेचुएट कर रहा है? स्टेट। ठीक है, अमंग मासेस। हमारे अंदर एम्बिशन कौन क्रिएट कर रहा है? स्टेट। हमारा अंदर पोटेंशियल कौन क्रिएट कर रहा है? स्टेट। हमारा खुद का कुछ नहीं बचा, एक्टर्स गायब हो गए, स्ट्रक्चर्स रह गए सिर्फ। इसलिए मार्क्स को बोलते हैं स्ट्रक्चरल स्कॉलर, क्योंकि वो एक्टर्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बात है कि हमारा खुद का भी तो एक पोटेंशियल होता है। हम चाहे तो कल को अपनी इंडस्ट्री खोल सकते हैं, कोचिंग इंडस्ट्री मैं चाहूँ खोल सकता हूँ कल को अपनी। हाँ, तो यही तो बात है। कार्ल मार्क्स को जब हम पढ़ते हैं, अल्टीमेटली नतीजा यही निकलता है कि एक्टर्स को वो बता रहा है कि गायब हो गए हैं। एक्टर्स तभी थे प्रिमिटिव में, सब कुछ उनके कंट्रोल में था, अब सिर्फ स्ट्रक्चर्स रह गए हैं। और ये जो तुम बात कर रहे हो, ये अल्टीमेटली डिस्प्यूट सबसे बड़ा पता है क्या है? स्ट्रक्चर एजेंसी डिस्प्यूट है ये जो तुम कह रहे हो। तुम कह रहे हो कुछ लोग हैं वो तो करते हैं अपने, अभी तक करते आए हैं, यही तो डिस्प्यूट है। स्ट्रक्चर है या एजेंसी है? विल है या फिर उनका स्किल है स्ट्रक्चर्स का जो तुम्हारे विल को ख़त्म कर रहे हैं? इसी स्ट्रक्चर एजेंसी को रिजॉल्व किसने किया? एंथनी गिडन्स ने। वो लगा सकते हो तुम अपनी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए कि ऐसा भी है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एजेंसी डुअलिज्म, इसको रिजॉल्व किया स्ट्रक्चरेशन ने। ठीक है। अब आते हैं क्रिटिसिज्म पे। सॉरी, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स। आज मैं सिर्फ कहानी बताऊंगा, बाकी हम मंडे को कार्ल मार्क्स खत्म कर देंगे और साथ ही डर्कहाइम शुरू। ठीक है। कार्ल मार्क्स का क्रिटिसिज्म अगर जब करने बैठो तो इसका कोई अंत नहीं है। इसकी हर एक बात को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हर एक बात को। पहला क्रिटिसिज्म, कई क्रिटिसिज्म तुम लोग ऑलरेडी कर चुके हो क्लास के अंदर। फर्क इतना है कि मैं बस नाम बता दूंगा और थोड़ा ऑर्गेनाइज करके बताऊंगा कि क्या है, किसने क्या बोला है। प्रैक्सिस वाला भी है, ठीक है, पर वो तो कार्ल मार्क्स ने खुद ही उनको क्रिटिसाइज करके बोला कि प्रैक्सिस की थ्योरी होनी चाहिए, बट उसका भी एक क्रिटिसिज्म है। ये बोलता है कार्ल मार्क्स कि एलियनेशन, एलियनेशन उससे शुरू करते हैं क्योंकि वो बहुत इजी है। एलियनेशन वो बोलता है कि आएगा और ह्यूमन पोटेंशियल खत्म हो चुका है कैपिटलिज्म में, और इसका सोल्यूशन है रेवोल्यूशन। अगर सोल्यूशन चीज़ों का रेवोल्यूशन है तो फिर वो हुआ क्यों नहीं अभी तक? पहला क्रिटिसिज्म तो यही है। ठीक है, हो क्यों नहीं रहा है रेवोल्यूशन? अगर डर्कहाइम से मैं पूछूं एनोमी का सोल्यूशन क्या है, तो वो बोलेगा प्रोफेशनल एथिक्स। अगर एथिक्स हैं सोसाइटी में तो एनोमी नहीं रहेगा, केओस नहीं रहेगा, डिसऑर्डर नहीं रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि सब एथिक्स एथिकल होंगे। डर्कहाइम। लेकिन कार्ल मार्क्स बोलता है एथिक्स वेथिक्स कुछ नहीं होता, ये सब रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी है एक स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, जब तुम लोग जॉब की, किसी ने, तुमने की है, जब तुम जॉब में परेशान थे तो तुमने क्या अपने दोस्तों को बोला रेवोल्यूशन करते हैं? तुमने एग्जिट किया ना खुद। यही है क्रिटिसिज्म। जब इंसान परेशान होता है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रहा होता है सो कॉल्ड, कि यार मतलब कि परेशान हो गए यहाँ पे, वही रोज का है या फिर कुछ और अब करना है, तो कार्ल मार्क्स का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही आ जाता है। इंसान रेवोल्यूशन नहीं है, इंसान रेवोल्यूशन नहीं करेगा, उसके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। ये कंपनी से परेशान है तो दूसरी कंपनी में चल जाएगा, दूसरी कंपनी से परेशान है तो तीसरी कंपनी में चले जाएगा। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कंपनीज ही निकाल दो सारी इस दुनिया से। पर ऐसा नहीं होता, हम लोग ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं लाइफ में, पर कार्ल मार्क्स के लिए सोल्यूशन है सिर्फ, ऑल्टरनेटिव नहीं।
ठीक है, तो पहला क्रिटिसिज्म तो यही है। और क्या क्रिटिसिज्म हो सकता है? ये बोलता है एलिनेशन होएगा, पर मैं कहता हूँ एलिनेशन नहीं है। जब आप घर में बोर होते हो, ठीक है, एलिनेटेड फील कर रहे हो, कुछ है नहीं करने को, क्या करते हो? मोबाइल निकालते हो, पबजी खेलते हो, ठीक है। पबजी खेल के क्या हो रहा है? आपका एलिनेशन दूर हो रहा है, ठीक है। मोबाइल पे व्हाट्सएप पे बात करके एलिनेशन आपका दूर हो रहा है। तो कार्ल मार्क्स के लिए ये स्ट्रक्चर्स एलिनेट कर रहे हैं, पर लोगों के लिए यही स्ट्रक्चर्स एंटरटेनमेंट के सोर्स हैं। अगर एंटरटेनमेंट हो रहा है आपका इन चीज़ों से, तो एलिनेशन कैसे बोलोगे? सोशल बॉन्ड्स प्लस जो आपका प्रोड्यूस है उससे भी। यस, एंटरटेनमेंट का सोर्स पहले उन लोगों के लिए क्या होता था? अपना डांस करते थे आग के आगे पीछे, ठीक है, गाना वाना गा लिया, कुछ वो बजा दिया कॉन्गो फोंगो, ठीक है। ये उनका एंटरटेनमेंट का सोर्स था। अब एंटरटेनमेंट का सोर्स क्रिएट किया गया है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स आए हैं, उन्होंने बताया टीवी देखो, अब उन्होंने बोला मोबाइल ले लो, ये तुम्हारे एंटरटेनमेंट हो गया। अब तुम डांस करोगे आग के आगे पीछे, पुलिस वाले आ जाएंगे और तुम्हें ले जाएंगे। यानी तुम्हारा पोटेंशियल खत्म कर दिया है, आज के स्ट्रक्चर्स ने तुम्हारा पोटेंशियल खत्म कर दिया। तुम फ्री विल वाले नहीं रहे हो, तुम्हें सोचना पड़ेगा यार पुलिस खड़ी है। पहले फ्री विल होती थी, ह्यूमन पोटेंशियल पीक पे था, समझ रहे हो गया दूसरा क्रिटिसिज्म। और मतलब काफ़ी सारे हैं, पर मैं तुम्हें आइडियाज़ दे रहा हूँ क्या क्या है। और क्रिटिसिज्म क्या है? वो बोलता है कम्युनिज्म आएगा, क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी। सोशलिज्म आएगा, स्टेट किसका ध्यान रखेगा? वर्कर्स का। ना वो हुआ ना ये हुआ। लोग बोलते हैं सोशलिज्म हो या कम्युनिज्म हो, अल्टीमेटली ओनली फ्यू आर रूलिंग ओवर मासेस। कैपिटलिज्म अमेरिका में है, अगर इतना ही एक्सप्लॉयटेटिव है तो अमेरिका में रेवोल्यूशन क्यों नहीं आया है? बाकी हर कंट्री में आ गया, वो जहाँ कैपिटलिज्म था भी नहीं। रशिया में आ गया, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने बोला था कि एंशियंट सोसाइटी नहीं, प्रिमिटिव सोसाइटी, फिर एंशियंट होएगा, फिर फ्यूडल होएगा, फिर कैपिटलिज्म होएगा, फिर सोशलिज्म। पहली बात तो उसने इसको वीडियो गेम बना दिया है सोसाइटी को, कि ऐसे चलेगी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, और लास्ट स्टेज ये होएगा, उसके बाद गेम ओवर। क्योंकि वो बोलता है एंड ऑफ हिस्ट्री, यही बोलता है ना वो। कार्ल मार्क्स कौन है? कोई देवता तो है नहीं जिसको पता है क्या होने वाला है। ये ऑर्डर क्यों सेट कर रहे हैं वो? हर सोसाइटी का अपना एक कल्चर होता है, हर सोसाइटी की अपनी एक हिस्ट्री होती है। वो कोई नहीं है डिसाइड करने वाला सोसाइटी इस स्टेप में चलेगी, ठीक है। दूसरा क्रिटिसिज्म। तीसरा वो बोलता है कि ये मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है इस सोसाइटी में, ये मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है उस सोसाइटी में। मैं बोलता हूँ इंडिया है, इसके अंदर सारे मोड ऑफ प्रोडक्शन हैं। इंडिया के अंदर प्रिमिटिव कम्युनिज्म भी है, अंडमान में, लक्षद्वीप में। इंडिया के अंदर कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन भी है, दिल्ली में, बेंगलोर में। इंडिया के अंदर फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन भी है, यूपी में, बिहार में। इंडिया के अंदर और क्या बच गया? मास्टर स्लेव, तो मैं तुम्हें बताऊंगा स्लेवरी के ऊपर कैसे लगता है। ये तुम्हारी जो मेड आती है घर में काम करने, ये क्या है? ये स्लेव्स हैं तुम्हारे, तुम इनके मास्टर्स हो, ठीक है। ये वर्कर्स भी हैं और तुम पर बुर्जुआजी नहीं हो, दिक्कत ये है, ठीक है। हम्म, क्लास स्ट्रगल, यूनाइट, वही तो है ना क्रिटिसिज्म सबसे बड़ा। होमोजेनाइजेशन की जो बात कर रहा है, होता है क्या वो? तुम्हें लगता है कि मेरी तो बात छोड़ो, कोई भी जो बड़े लेवल पे होता है, तुम्हें लगता है वो ये चाय वालों से बात करेगा और बोलेगा कि हम सब एक ही हैं, चलो इन सबको उखाड़ दें? वो अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। एक्चुअली ये होता है कि अगर चाय वाला भी बड़ा बन जाए, मतलब कैपिटलिस्ट में आना, तो उसका नेचर भी खुद ही चेंज हो जाता है। क्योंकि वो स्ट्रक्चर्स उन स्ट्रक्चर्स में आ गए जो स्ट्रक्चर्स पोटेंशियल खत्म कर देते हैं, इसलिए उसका नेचर चेंज हो गया। मोदी जब चाय वाला था वो ऐसा नहीं था, उसका नेचर चेंज किसने किया? इन स्ट्रक्चर्स ने। वो हाँ, क्या सुना है?
मोदी के बारे में, वही तो ना। अब इनफैक्ट ये जो है मोदी बोलता है कि मैं चाय वाला था, चाय वाला था, चाय वाला था। कार्ल मार्क्स पता है क्या बोलेगा इस लाइन पे? सिंपैथी के लिए तो है। कार्ल मार्क्स ये बोलेगा कि लोअर क्लास यानी वर्कर्स, वर्कर्स के नाम पर मोबिलिटी हो रही है बुर्जुआजी की। ठीक है, मतलब वर्कर्स क्रिएट किसने किए? पहले तो बुर्जुआजी ने। अब वर्कर्स एक स्प्रिंग बोर्ड बन गया, छलांग मार के बुर्जुआजी बन जाओगे बेसिकली। अगर आप, जिसको अब तुम सिंपैथाइज बोल रहे हो, ठीक है, वो बोलेगा कि वर्कर एक क्लास थी, अब वो एक प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसके ऊपर खड़े होकर आप जंप करके बुर्जुआजी बन सकते हो। ठीक है, उसी तरह डेमोक्रेसी एक प्लेटफॉर्म है जो कि अपर क्लास या बुर्जुआजी के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए बनी है। केजरीवाल ने क्या किया? सिविल सोसाइटी क्या है? वो एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एक चांस दे रही है स्टेट में एंटर करने का। और स्टेट किसके इंटरेस्ट के लिए बनी है? कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट। सब कुछ रिलेटेबल है, सब कुछ इंटर रिलेटेड ऑफ पार्ट्स बोलता है कार्ल मार्क्स, सिस्टम एज अ होल, ये उसकी थ्योरी है। फैमिली वर्कर्स दे रहे हैं, हाँ। क्रिटिसिज्म, उसका कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। देखो, फैमिली, पहली बात तो कार्ल मार्क्स जब बोलता है कि फैमिली वर्कर्स प्रोवाइड करती है, कार्ल मार्क्स भूल गया कि फैमिली एक टाइप की नहीं होती, फैमिली कई टाइप्स की हैं। और इनफैक्ट जो एलजीबीटीज हैं उनकी भी फैमिलीज हैं, जो ब्लैक्स हैं उनकी भी फैमिलीज हैं, जो दलित्स हैं उनकी भी फैमिलीज हैं, जो ब्राह्मण्स हैं उनकी फैमिलीज हैं। सबकी फैमिली अलग नहीं, सेम नहीं होती, सबकी फैमिलीज अलग अलग टाइप की होती है। एक ब्राह्मण आदमी जिसकी फैमिली, जो अपनी फैमिली में है, उसको पता है वो लेदर इंडस्ट्री में नहीं जा सकता, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकता जो उसके रिलीजन के खिलाफ हो। वो अपनी फैमिली मेंबर्स को उन्हीं ऑक्यूपेशंस में डलवाएगा जो उसको लगता है कि ये सही है, प्योर हैं, और उन लोगों से दूर रहना जो इम्प्योर रहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण कॉन्शियसनेस काफ़ी वो रहती है स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए कार्ल मार्क्स की थ्योरी यहाँ फेल हो जाती है, क्योंकि ये इस तरह के जो डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं वो ये शो करते हैं कि सब लोग एक स्ट्रक्चर को कंफर्म नहीं कर रहे। ठीक है, सब लोग को नहीं पड़ी है इंडस्ट्री में जाने की। कुछ लोग टेम्पल्स में जाते हैं, वहीं पे जॉब ले लेते हैं। कुछ लोग इनफैक्ट वो बन जाते हैं जो आजकल जो चल रहा है ना तुम्हारा, बाबा। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है ये इंडस्ट्री से मोह माया है। उनको नहीं बनना बुर्जुआजी, उनको अपर क्लास नहीं बनना, उनको जाना ही नहीं क्लास सिस्टम में। पैसा वैसा उनके लिए कुछ नहीं, बोलते हैं ना मनी को हम डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, वो अलग बात है। ठीक है, मतलब जनरल बता रहा हूँ मैं तुम्हें। हर चीज में कार्ल मार्क्स का क्रिटिसिज्म है। सोशलिज्म उसने बोलता है ऐसा होएगा, ऐसा होएगा, ऐसा होएगा, कहीं नहीं हुआ है। हर जगह सोशलिज्म के डिफरेंट वेरिएंट्स आ गए हैं। स्टेट हर जगह है, ठीक है, कम्युनिज्म कहीं आने का सीन बन नहीं रहा। कैसे आएगा वो उसने खुद बताया भी नहीं, ठीक है, ये उसने बताया नहीं। हम्म, ठीक है, ये तो हो गई जनरल क्रिटिसिज्म। अब बात करते हैं थोड़ा ऊपर के लेवल की। कार्ल मार्क्स ने बोलता क्लास कॉन्फ्लिक्ट। अगर मैं फेमिनिस्ट, जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं ना, फेमिनिस्ट स्कॉलर्स बोलती है कि कार्ल मार्क्स कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट सबसे हिस्टोरिक इकोनॉमिक रहा है। शेरी ऑटनर या शूला स्मिथ फायरस्टोन की जब रीडिंग्स तुम पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा, वो बोलती है द मोस्ट एंशियंट डिवीजन ऑफ लेबर इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, नॉट इकोनॉमिक। कार्ल मार्क्स इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर की बात करता है कि ये क्लास है, ये लेबर करती है, दूसरी क्लास है वो ओन करती है उसके लेबर को और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को। पर फेमिनिस्ट बोलते हैं नहीं, क्लास सिर्फ दो रही हैं, मेन और वुमेन, और men have been the main primary oppressor of women. It's not कि bourgeoisie have been oppressing workers, rather men have been oppressing women. The most ancient dialectics is sexual conflict. समझ गए? उनके बीच में डायलेक्टिक्स है, इनके बीच में नहीं है, ये बोलेगी फेमिनिस्ट।
वो तो एक्सेप्शंस है, वो जनरल नहीं है, वो एक्सेप्शंस है। क्रिटिसिज्म का भी क्रिटिसिज्म होता है, उसका तो अंत नहीं है कोई। ठीक है, तुम कुछ बोलोगे उसके अगेंस्ट मैं कुछ बोलूंगा, सिंथेसिस होएगा ही नहीं, वो थेसिस बन जाएगा आगे दोबारा किसी और। इसलिए मैं बोलता हूँ ट्रू नॉलेज नहीं है, साइंस फेल हो जाती है। ठीक है, साइंस ने ये दावा किया था कि ट्रू नॉलेज देंगे हम सोसाइटी की, पर सोशियोलॉजी ने हमें आइडेंटिफाई किया कि नॉलेज के पर्सपेक्टिव्स बहुत हैं, एक नहीं है। ठीक है, क्लास खत्म। खत्म। अब बताऊंगा बहुत कुछ है, कार्ल पॉपर है, बोर्दियो है, अब सब कुछ आज बता दूं। अब बोर्दियो है, चलो उसकी बात कर देता हूँ थोड़ी सी। कार्ल मार्क्स बोलता है इकोनॉमिक कैपिटल है, उसके ऊपर सुपरस्ट्रक्चर है, ये बोलता है ना। बोर्दियो बोलता है कि सुन एक सेकंड इधर आ, इकोनॉमिक कैपिटल है, कल्चरल कैपिटल नाम की एक चीज़ होती है, सोशल कैपिटल नाम का एक चीज़ होता है। ये सब क्या होता है? ये जो मैंने कपड़े पहने ना, इसमें पता है क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? मेरा इकोनॉमी नहीं, ऐसा नहीं। क्लास क्लास जो हम बोलते हैं आज की डेट में, क्लास का डेफिनेशन चेंज हो गया, उसी की बात कर रहे हो। हम बोलते हैं भाई क्लास है इस बंदे में, जब हम बोलते हैं क्लास है इस बंदे में, क्या हम ये बोल रहे हैं इसके पास पैसा है? हम क्या किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं एग्जैक्टली? पर्सनैलिटी मत बोलो, जिस कल्चर से वो आता है, उसका जो टेस्ट है, उसके प्रेफरेंसेस हैं, उसकी चॉइसेस, वहाँ पे उसकी क्लास रिफ्लेक्ट होती है कि भाई अलग क्लास का बंदा है ये। ठीक है, वो कल्चरल कैपिटल है, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारा टेस्ट। एक बुक है बोर्दियो की, टेस्ट, नाम ही टेस्ट है। ठीक है, जिसको वो लिखता है डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन मतलब एक आपका टेस्ट होता है जो आपको बाकियों से अलग कर देता है। जब आप मार्केट में जाओगे ना, एक सरोजनी की मार्केट होगी, साथ ही मार्क्स एंड स्पेंसर होगा, एक ही रोड है, जैसे ही राइट टर्न ले लिया और मार्क्स स्पेंसर में चले गए, आपका टेस्ट रिफ्लेक्ट हो गया। वहीं पे आपकी सोशलाइजेशन जो आपकी हुई है बचपन से, वो आपकी रिफ्लेक्ट हो गई। वहीं आपका कल्चरल कैपिटल रिफ्लेक्ट हो गया। का बोर्दियो बोलता है कल्चर से एजुकेशन आती है, एजुकेशन से पैसा आता है। उल्टा नहीं है कि पैसे से ये आ रहा है, इन सब से पैसा आ रहा है। सही बात है, इसमें कुछ गलत तो है नहीं। कार्ल मार्क्स की भी सही बात है, इसकी भी सही बात है। ठीक है। हाँ, तुमको ये दिखाना है कि नॉलेज एक नहीं है, पर्सपेक्टिव्स कई हैं। समझ गए? चीज़ें सिंपल हैं, पर इसमें कुछ टफ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है सोशियोलॉजी। कल्चर पे कुछ नहीं बोला उसने, इसलिए तो कल्चरल मार्क्सिस्ट आए हैं, नहीं तो वो आते ही नहीं। उनको लगा बस एक चीज़ मिस कर दी उसने बेचारे ने गलती से, ऐसी हफड़ा दफड़ी में, क्योंकि जल्दी में था लिखने की। तो बस पकड़ के। हम्म। एंगल से मुझे याद आया, एंगल से एक बुक लिखी है, ऑरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ये उसकी बुक का नाम है। इसमें वो बताता है कि फैमिली का ओरिजिन ही इस पे बेस्ड है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के। और ये मैंने बहुत पहले भी बोला था कभी, प्राइवेट प्रॉपर्टी आप क्यों रखते हो? क्योंकि आपने फैमिली का वेलफेयर करना है। ठीक है, प्राइवेट बोल लो, पर्सनल बोल लो, कुछ भी, आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए सिक्योर करना है कुछ। और फैमिली है इसलिए कैपिटलिज्म है, तो फैमिली को ही हटाओ, कैपिटलिज्म हट जाएगा। ये उसका आर्गुमेंट है। एंगल्स मार्क्स एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, चलो।